कि मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछते सर कौन कौन से क्वेश्चन? सर कहते या तो अगला पूछ लेगा कोज, कारण पूछेगा, या अगला पूछेगा इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंस, या अगला पूछेगा नेचर। 3 चीजें पूछी जा सकती, कॉजेज पूछे जा सकते हैं, इंपैक्ट पूछा जा सकता है, नेचर पूछी जा सकती है। कैसे? छोटी क्लासों में तीसरी से लेकर 10वीं तक आपने पढ़ा होगा। ऐसा ही होगा आंदोलन के कारण बताइए, कारण पूछ रहा, अगला क्वेश्चन आया कोई दूसरा आया होगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम बताइए। यह क्वेश्चन आ जाए नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की प्रकृति बताइए। इन 3 के अलावा मॉडर्न इंडिया के में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। लैंग्वेज चेंज कर देगा, इधर उधर की कुछ लैंग्वेज कर देगा। सर हमेशा हंसते ही थे कि कोई भी लैंग्वेज आ जाए सबसे पहले ये पकड़े कि कारण पूछे या परिणाम पूछे या प्रकृति पूछे। कि सर पकड़ लिया, अब या तो कारण लिखने या परिणाम लिखने या प्रकृति लिखनी है। हाँ सर। सर कहते हैं प्रकृति वाले क्वेश्चन तो बहुत थोड़े से आते हैं, प्रकृति वाले क्वेश्चन तो इतने ज्यादा आते ही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे और कारण और परिणाम के क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो सर ये आएंगे, इनमें क्या लिखना है? सर कहते हैं यदि कारण पूछ लिए तो वो जो घटना है उससे पहले जो कुछ हुआ है वो कारण है। यदि परिणाम पूछ लिए तो उस घटना के बाद जो कुछ हुआ है वो परिणाम है। सिंपल सी। 1885 से पहले कुछ भी कहीं भी हुआ है वो राष्ट्रवाद का कारण है। 1885 के बाद कहीं भी कुछ भी हुआ है वो राष्ट्रवाद का परिणाम है। तो पहले पढ़ी दो सिंपल सिंपल सी बात। कारण लिखने हो तो घटना से पहले होने वाली घटनाएं, परिणाम लिखने हो घटना के बाद होने वाली सारी घटनाएं। इंपैक्ट और कोज के अंदर सिंपल सिंपल सा इतना है। अब चूंकि अपने को पहले कारण पढ़ने पड़ेंगे फिर परिणाम होते हैं किसी घटना के, तो वो जो घटना जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो घटना कौन सी? इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो कब हुई? 1885 में। उसके पहले क्या पढ़े जाने चाहिए? कोजेज। कोजेज पहले वाले होंगे या बाद वाले? निश्चित रूप से पहले वाले होंगे। तब 1885 से पहले देश में वे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने नेशनलिज्म को, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट के राइज और अपलिफ्टमेंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया? उन सारी घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उन सारे फैक्टर्स के बारे में, उन सारे रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, ये शुरुआत में तो थोड़ी सी फर्जी बातें थी, आगे ढंग की बात पढ़ते हैं अपने। आगे लिखा हुआ है देख लो, कॉजेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। अब फिर का कि राष्ट्रीय आंदोलन का कारण क्या है? कि राष्ट्रीय आंदोलन का कारण सरकारी है, अंग्रेजी। अंग्रेजों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद आया। कैसे? तो अंग्रेजों की राज की वजह से कुछ सकारात्मक कारण भी थे और कुछ क्या थे उसके नकारात्मक कारण भी थे। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई जिसकी वजह से लोगों में नेशनलिज्म आया, और कुछ उनकी नेगेटिव चीजें तो थी ही जिनकी वजह से नेशनलिज्म आया। थोड़ा एक टेबल सी बनाई हुई, आगे पूरा यूं मेरा ढंग से समझाया हुआ है, फिर भी पहले पॉजिटिव लिखे हुए। पॉजिटिविटी क्या थी एक बार मैं सीधा पढ़ रहा हूं, देखो अगले स्लाइड के ऊपर इनको ढंग से एक को समझाया हुआ है। पहला लिखा हुआ है पॉलिटिकल यूनिटी आ गई थी अंग्रेजों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे था, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, एक फॉरेन कॉन्टेक्ट बढ़ा था हमारा। फिर बात आई नेगेटिव क्या थे? तो नेगेटिव अंदर का आगे एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज, जो उनकी जो भी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी हुआ करती थी उसकी वजह से लोग नाराज थे, लोग तंग थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं। फिर मैं समझा दूंगा ये भी क्या होती है, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि, इथिक्स ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उनकी ये भावना। फिर एक लिखा हुआ है ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार, क्रिश्चियन मिशनरीज किस प्रकार से कैंपेन किया करते थे अपना, उसकी वजह से हम लोगों पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया। फिर ये 2 गवर्नर जनरल को, एक तो लॉर्ड लिटन नाम का गवर्नर जनरल था, उसकी क्या पॉलिसीज थी, और एक आगे गवर्नर जनरल हो रहा था रिपन, और रिपन के टाइम में कोई एक बिल आया था, उस बिल की वजह से एक डिस्प्यूट हो गया था, तो उसकी वजह से क्या आया था, वो दोनों बात मैं आपको बताऊंगा। तो ये याद रखने वाली कि पॉजिटिव में क्या, नेगेटिव में क्या। तो एक कारण कोई पूछे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है, भारत में नेशनल मूवमेंट के राइज का क्या कारण है, तो सबसे पहले तो अंग्रेजी याद रखना कि अंग्रेजी कारण है। कारण कि किसी भी चीज का कारण जो भी होगा वो उस समय जो स्थितियां उसी के आधार पर होगा, और उस समय की सारी स्थितियां, वो मैं तो कहता हूं वो भले अच्छी थी वो भले बुरी थी, उनके लिए जिम्मेदार कौन? अंग्रेज। तो एक कारण हमेशा कौन होंगे? खुद अंग्रेज। तो एक तो अंग्रेजों वाला हो गया साहब, अंग्रेज इसके लिए जिम्मेदार थे, एक कारण तो याद रखना। फिर दूसरा 57 की क्रांति। पहले 1885 से पहले जो कुछ हुआ है वो कारण है, पहले 57 की क्रांति हो गई, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे के अंदर ये भावनाएं थी। मैं आगे बताऊंगा कैसे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं ये बात आई थी।
उस समय बाकी दुनिया के अंदर भी ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, हवा का झोंका हमारी तरफ भी आया था, हम भी बहे थे उसके अंदर कहीं ना। कांग्रेस से पहले जो भी छोटे मोटे राजनीतिक संगठन बने थे, व्यर्थ कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ दे के ही जाता है हर चीज जो होती है। असफलता में भी सफलता की कुंजी निहित होती है, फेलियर भी सक्सेस की तरफ लेके जाती है हमें। हम फेल होते हैं तभी तो सीखेंगे। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि पढ़ पढ़ न घुड़सवार हुए। आप घोड़े पे चढ़ोगे नहीं तो घुड़सवार कैसे बन जाओगे, पढ़े गिरे तब जाके आप घुड़सवार बने। तो ये थोड़ी है कांग्रेस अचानक इतना बड़ा संगठन बन गई, उससे पहले कईयों ने प्रयास किए थे। अक्सर हम कंगूरे देखते हैं, नींव के पत्थर नहीं देखे जाते, पर उन नींव के पत्थरों की भी हम बात करेंगे। तो सीधा सीधा सा अब मैं आपको कहूं कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या थे, तो 5 बताने हैं आपने। कौन कौन से? अंग्रेज, 1857 की क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, और लास्ट वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अर्लियर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी बने थे। याद रहेगी बात है? 5 चीजें कौन कौन सी? 57 की सॉरी आपके अंग्रेज, 57 की क्रांति, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, और लास्ट वाला आपके अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन। उधर भी याद रख लेना, वापस याद कर लो, देखिए भले कि सकारात्मक नकारात्मक कौन से। सकारात्मक में 5 बातें सीधी सीधी याद रखना। पॉलिटिकल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, दो तो सीधी होगी, राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकता, वैसे याद रख लो आप। 3 चीजें, रेलवे का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विकास, और विदेशी कॉन्टेक्ट, विदेश संपर्क। तो देख लो, 2 तो एकता एकता याद करनी है, एक तो राजनीतिक एकता है, एक प्रशासनिक एकता है। 2 विकास विकास याद करने, एक रेलवे का विकास है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विकास है, एक विदेशी संपर्क याद करना। इधर इधर नेगेटिव में 5 चीजें, अंग्रेजों की सारी नीतियां। अब अंग्रेजों के लिए अपने क्या थे, मैंने बताया, अपने कॉलोनी थे, अपने उपनिवेश थे, तो नीतियां आ गई आपकी कॉलोनियल कर दो, उपनिवेशवादी नीतियां कर दो आप। फिर उसके बाद में एक ये याद रखना, मैं आगे समझाऊंगा तब याद आ जाएगा, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि, थोड़ा अलग सा नाम आपको वैसे याद रह जाएगा अपने आप। फिर ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार, लॉर्ड लिटन की नीतियां, और इल्बर्ट बिल विवाद। 2 मिनखों के नाम है, बंदों के नाम है, याद रहने चाहिए। लॉर्ड लिटन जैसा नाम है, उतना ही लिट्टा आदमी था, उतना ही बेकार आदमी था, तो लॉर्ड लिटन की नीतियां होगी। और इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट थोड़ा भला सा नाम लगता था, इल्बर्ट भला आदमी था एकदम, उसकी बात कर लें। 5 सकारात्मक, 2 एकता, राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता, 2 विकास, रेलवे का विकास और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विकास, और एक लास्ट वाला हो गया आपके फॉरेन कॉन्टेक्ट। इधर आपने बताने तो अंग्रेजों की सारी नीतियां, अंग्रेजों के लिए अपने कॉलोनी थे तो उनकी कॉलोनियल नीतियां। एक वो अलग सा थोड़ा सा एथिक्स ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी वाला जो है, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि वाला याद रखना है। फिर ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, 3 बातें याद रखने, 2 मैंने बता दिया। लिट्टे आदमी वाली नीतियां, लॉर्ड लिटन की नीतियां, इल्बर्ट बिल विवाद। तो आप देख लो, मैं और कारण बताऊं सीधे सीधे, तो 5 सकारात्मक, 5 नकारात्मक, 10 तो हो गई ये, और 4 दिए मैं आगे। मैं वापस बोल देता हूं, देखो, अंग्रेज राष्ट्रवाद के आंदोलन के कारण थे। अंग्रेजों की वजह से कुछ पॉजिटिव चीजें भी, कुछ नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या क्या? 2 एकता, राजनीतिक एकता, प्रशासनिक एकता, 2 विकास, रेलवे का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विकास, एक विदेशी संपर्क। 5 इधर वाली याद करनी है अपने, क्या क्या? अंग्रेजों की सारी नीतियां, अंग्रेज अपने लिए, अब अपने अंग्रेजों के लिए उपनिवेश, उपनिवेशवादी नीतियां, नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार। 2 बातें याद रखनी है बस, लिट्टे आदमी की नीतियां तो लिटन की नीतियां, इल्बर्ट बिल विवाद। फिर आगे वाली स्लाइड पे क्या था? 4 कारण मैंने सीधे सीधे बताए थे। 1857 की क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन। देखो, और 57 की क्रांति तो याद रहनी है। 2 मूवमेंट है, एक अपना धर्म सुधार आंदोलन, एक बाकी यूरोप के आंदोलन। आंदोलन 2 याद रख लेना, और एक प्रारंभिक राजनीतिक संगठन। कांग्रेस से पहले जो जो राजनीतिक संगठन बने थे वो। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका रोड मैप थोड़ा अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्या क्या चीजें आएगी वो अपने दिमाग में होना चाहिए। अब मैं कहता हूं किसी को इतना भी याद हो जाता है ना तो आंसर लिख देगा। फिर हिस्ट्री में इधर उधर की बातें उठा के लिखनी होती है यार, कुछ भी लिख देंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, समझाऊंगा तो आपको लगेगा ले इतना इजी सा टॉपिक है क्या। और मैं कहता हूँ ये मतलब खूब ही बार पूछा हुआ सा क्वेश्चन है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कैसे न कैसे किसी ना किसी रूप के अंदर अगला उठा ही लेता है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। और मैं तो जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं सबको कहता हूँ कि जिनके भी बीए में हिस्ट्री है वो आज थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, उनके ये क्वेश्चन पक्का आएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में हर बार ही पूछ लेते हैं वो, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूरा 500 शब्दों का और पूछ लेते हैं। तो ढंग से सुन लेना आप मेरी बातें थोड़ी सी। अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, मैंने बड़े बड़े कारण बता दिए, अब एक एक पढ़ाऊंगा आगे। ये मिटा दूं थोड़ा। पहला कारण लिया भाई, उधर पहले अंग्रेजों वाले पढ़ रहे थे ना कि अंग्रेजों की वजह से क्या चीज हुई, तो अंग्रेजों वाला पहला कारण लेते हैं। अंग्रेजों की वजह से क्या क्या, तो अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेज जब कारण है तो
अंग्रेजों के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े हमारे पर, ऐसी क्या पॉजिटिव चीजें हुई अंग्रेजों की वजह से कि भारत में नेशनलिज्म आया, अच्छी बातें क्या क्या हुई अंग्रेजों के टाइम। तो हमने उधर पढ़ी, मैंने बताया दो एकता, एक राजनीतिक एकता और एक प्रशासनिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। राजनीतिक एकता कैसे, कैसे अंग्रेज कैसे राजनीतिक एकता लेके आए, तो देखो आप, एक साहब हिमालय से कन्याकुमारी और बंगाल से खैबर दर्रे तक भारत को एक करके रख दिया था। इससे पहले तक भारत में इतनी यूनिटी कभी भी नहीं दिखाई दी पॉलिटिकली। क्या होता था, अकबर के टाइम में कंधार तक कब्जा कर लिया, तब तो करोड़ों सीमा वहां तक पहुंच गई। शाहजहां जहांगीर के टाइम में कंधार निकल गया तो सीमा सिकुड़ के थोड़ी इधर आ गई। अकबर के टाइम में मान सिंह बंगाल को जीत के आ गया तो सीमा बंगाल तक चली गई। बाद में शाहजहां औरंगजेब के टाइम में बंगाल वालों ने बातें माननी बंद कर दिया, औरंगजेब के मरने के बाद तो एकदम ही माननी बंद कर दी, तो सीमा सिकुड़ के बिहार तक आ गई। मतलब भारत का मतलब क्या होता था, जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है वो आदमी, जो आगरा के अंदर बैठा हुआ वो आदमी, उसके अंडर में जितना कुछ भारत है उसको भारत कहा करते थे। बेसिकली तो बड़े बड़े तौर के ऊपर यही हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने भाई ठेठ ऊपर से लेके नीचे तक आपका, और साउथ इंडिया तो ढंग से यदि जीता है तो अंग्रेजों ने ही जीता था। इसके अलावा साउथ इंडिया कभी ढंग से जीता ही नहीं गया था। हम जब पुरानी वो पढ़ते हैं भाई, मौर्यों की जो है ना, मौर्यों के पास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, पर मौर्य भी साउथ इंडिया को ढंग से नहीं जीत पाए थे पूरी तरीके से। कि अशोक के अभिलेखों के अंदर कहीं कहीं आता है कि केरल पुत्र सत्यपुत हमारे पड़ोसी है। इसका मतलब केरल और वो उनके पड़ोस के अंदर है, तो इसका मतलब वो केरल को और नहीं जीत पाए होंगे वहां पर। तो पूरा साउथ इंडिया तो उनसे भी नहीं जीता गया था। समुद्रगुप्त बाद में गुप्ता है, गुप्तों में समुद्रगुप्त सबसे बड़ा। समुद्रगुप्त में कोई एक लाइन है कि वह जीतते हुए पल्लवों की राजधानी कांची तक पहुंच गया और उसने वहां पर विष्णु गोप को हराया था, बस जीतते वहां से आ गया था। बाकी जब गुप्त पढ़ते हैं, नरेंद्र सर जब क्लास में गुप्त पढ़ाते हैं तो उधर बराबर में पल्लव और चालुक्य बैठे हुए थे, उनका साम्राज्य अलग था, इनका साम्राज्य अलग था। इसका मतलब किसी एक आदमी के अंडर में तो शासन नहीं रहा है अपने आप में। तो साउथ इंडिया वाला तो वही देख लो आप कि पूरी तरीके से अलग। और है ना, साउथ इंडिया बाहरी आक्रमणों से थोड़ा बचा ही रहा। साउथ इंडिया में इतने बाहरी आक्रमण कभी नहीं हुए, इसलिए साउथ इंडिया में आज भी देख लो मंदिर वगैरह ज्यादा अच्छे तरीके से हैं। अपने नॉर्थ इंडिया में बाहरी आक्रमण ज्यादा हुए, इसलिए अपने तो जो कोई आया वो यहाँ पे तोड़ ताड़ के चला गया कोई, इसलिए यहाँ पर इतनी अच्छी कलाकृतियां नहीं बच पाई जितनी वहां पर पड़ी हुई। ये जितने भी मंदिर तोड़ने के या विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, ये सब आपको नॉर्थ के अंदर मिलेंगे, साउथ में कम है। हुई तो होगी, उधर भी आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी चला गया था, मुगलों ने खूब कोशिशें की, पर इतने सफल वो लोग नहीं हो पाए। गोरे हुए सफल, गोरों को तो बेस ही साउथ है, लगभग लगभग पूरे साउथ के ऊपर कब्जा कर गए थे। पर फिर हम कहते हैं कि नहीं साहब, खूब सारी जगह ऐसी थी जहां पर उनका कब्जा नहीं था, तो उसका भी सोल्यूशन है। हम कहते हैं कि जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, जैसे बंगाल, जैसे बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, असम, ये पंजाब, मद्रास, ये वाला उनके डायरेक्ट सुपरमेसी के अंदर आया करता था, सीधा रूल हुआ करता था। यहां पर उनका एक बंदा बैठता था और उस बंदे को वो लोग बोला करते थे गवर्नर जनरल। जी बैठता था उनका, गवर्न करता था यहाँ से वो, इसलिए उसको गवर्नर जनरल कहते थे। पर हम कहेंगे साहब रियासत है, हम राजस्थान वाले, हम तो अंग्रेजों के अंडर में आते ही नहीं थे। बात तो सही, अपने तो यहाँ पे राजाओं के राज हुआ करते थे, अपने तो यहाँ पे अंग्रेजों का राज नहीं हुआ करता था। पर फिर हम कहते हैं साहब उन राजाओं ने भी अंग्रेजों से संधि कर रखी थी और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुपरमेसी थी वो रियासतों के ऊपर भी हुआ करती थी। तो रियासतें भी अप्रत्यक्ष अधीनता तो मानती थी, उनके रूल नियम कायदे तो यहाँ पर भी लागू करने पड़ते थे। अब ये गवर्नर जनरल यहाँ के भी मामले संभालता था। अंतर इतना सा था कि गवर्नर जनरल जब प्रिंसली स्टेट्स के मामले देखता था तब उसको बोलते थे वायसरॉय। याद रखना, देखो मैंने एक बात बताई आपको, कोई पूछे आपसे सिंपली कि गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश प्रोविंसेस के मामले देखता था या डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड इंडिया जो था उसको गवर्न करता था, तब उसको क्या बोलते, तब उसको कहते जी, उसको गवर्नर जनरल कहा करते थे। और जब वही गवर्नर जनरल सेम बंदा प्रिंसली स्टेट्स के मामले देखेगा, किसी राजा के साथ में ट्रीटी करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, वायसरॉय। देखो और मैं अच्छे शब्दों में समझाऊं, ये वैसे है कि मान लो कहां का राजा लिया जाए, कहीं का जयपुर का राजा ले लो, अपने जयपुर में खड़े जयपुर का राजा लेते हैं कि जयपुर का राजा संधि कर रहा है, किसके साथ संधि कर रहा है, कहते हैं इंग्लैंड के राजा के साथ। जयपुर का राजा इंग्लैंड के राजा के साथ संधि कर रहा है, इंग्लैंड में रानी बैठी, विक्टोरिया बैठी, जयपुर के राजा ने कहा कि फ्रेंडशिप करोगी, उसने कहा मैं तैयार हूं आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो कहा तू बैठी उधर 7 समंदर पार, पीछे पीछे भी नहीं आ सकता मैं, कोई एक बंदा बीच में, अपने बीच मीडिएटर तो हो,
कोई बातचीत तो करे, मेरी बात तेरे तक पहुंचाए, तेरी बात मेरे तक पहुंचाए। केवल दिल दिल से बात कब तक की जा सकती है? तो रानी ने कहा कि एक बंदा मेरा कलकत्ता रहता है और वो आपके पास टाइम टू टाइम सारी बातें पहुंचाता रहेगा। मेरी कोई बात होगी आप तक पहुंचा देगा, आपकी कोई बात होगी मेरे तक। वाया नहीं पढ़ते कभी? बस के ऊपर लिखा होता है कि जयपुर से बीकानेर वाया सिक्कर। तो वो जो वाया वाला काम किया करता था वो वॉइसरॉय है। जो ये मामले पहुंचाने के काम करता था वॉइसरॉय है। कि दो राजाओं के बीच की संधि है और वॉइसरॉय उनके बीच के मामले देखता है। पर ये कहने की बात है, वॉइसरॉय इतना शक्तिशाली था कि अपने हिसाब से मामले टैकल करता था। रानी कहा हुआ था कि मीठी गोली दे दी है, अब तू तेरे हिसाब से देख ले। तो अपने तो बड़ा जोरदार लफड़ा हुआ था। लो ये बात आई तो फिर एक बात तो अपने तो यहाँ पे मतलब गवर्नर जनरल जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था ना, बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ गया था, तो गवर्नर जनरल राजाओं की बात मानता ही नहीं था। 1927 के आसपास की बात, राजाओं ने ब्रिटेन के राजा से कहा यार एक बात बताओ, हम बड़े हैं या गवर्नर जनरल बड़ा है? इसमें क्या, ये कोई बहस थोड़ी यार, ऐसी बात नहीं करनी है अपने। बड़े हैं, सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। अपने राजा का नहीं, सब बड़े नहीं। एग्जैक्टली बताओ, ये जब एक राजा और गवर्नर जनरल बात करता है, संधि तो यह कहती है राजा की संधि राजा के साथ में, पर राजा जब गवर्नर जनरल के साथ बात करता है तो हमारे में आपस में काउंटर पार्ट के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए? बड़ा कौन होना चाहिए? अंग्रेज फंस गए। मन ही मन अंग्रेज जानते थे कि बड़ा तो गवर्नर जनरल ही है, जिसको वॉइसरॉय कहा जाता, राजा से बात करते थे। पर यदि कह दे कि बड़ा ही है तो राजा नाराज हो जाए। और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगता था कि भारत में यदि हमारा राज मजबूत है तो इसके पीछे राजाओं का योगदान है, ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये दबाते हैं आंदोलनों को। इनको चिट्टा चिट्टा कह दिया, साफ साफ कह दिया कि बड़े तुम नहीं हो रहे, बड़े तो गवर्नर जनरल। कल को नाराज हो जाए, कल को अपने खिलाफ बगावत कर दे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी डिसाइड कर देगी कि राजा और गवर्नर जनरल के अंदर कौन बड़ा है। का ठीक है, याद रखना एक आईएएस का क्वेश्चन था। उस कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। 1927 के अंदर बटलर कमेटी बना दी गई 1927 में। और बटलर को कहा गया कि मिस्टर बटलर तुम बताओ कि राजा और गवर्नर जनरल में कौन बड़ा है। अब बटलर फंस गया बेचारा। बटलर ये नहीं भाई अपने राजस्थान रॉयल से जो खेलता है इसको मत मानना। बटलर उस टाइम का कोई जज था, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। बटलर का बटलर तू बता। और बटलर ने फाइनली घुमू के आंसर घुमाया इतना ज्यादा घुमाया। नहीं स्टूडेंट कई बार मैं देखता हूँ, कोई कॉपी चेक करता हूँ तो कि कोई क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी की विशेषताएं बताइए या महाराणा प्रताप की विशेषताएं बताइए राजस्थान जी के। जब पढ़ते हैं स्टूडेंट को आता है नहीं कि एग्जैक्टली क्या लिखता है, फिर वो घुमाता ही है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रिय स्वाभिमानी वीर और देशभक्त थे। तो यार बातें तो चारों एक ही की है, कोई ढंग की बात तो पता इनमें नहीं किया। फिर वापस लिखता महाराणा प्रताप वह थे जिन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ऊपर वाली मेरी इसमें क्या अंतर है? फिर तीसरी लाइन लिखता और महाराणा प्रताप ने मुगलों की तरफ से आए हुए सभी दूतों को वापस लौटा दिया था, इस प्रकार अपने स्वाभिमान होने का परिचय दिया था। तो नई नई बात बता कुछ, पर नई तो हो तब बताई, उसको आ ही नहीं रहा। बटलर के साथ सेम दिक्कत हुई। बटलर घुमा फिरा लिखता है कि राजा राजा होता है, गवर्नर जनरल होता है। राजा गवर्नर जनरल से बात करता है, गवर्नर जनरल राजा से बात करता है। उस समय राजा राजा ही रहता है और गवर्नर जनरल रहता है। तो उनका रिजल्ट बता फाइनली लास्ट में क्या। बटलर से कुछ ही नहीं बताया गया। फाइनली बटलर एक लाइन लास्ट में लिखता है कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है हम तो ये पूछ रहे हैं। अब मान लो अपने हिसाब से, जिसको मानना है वो मान लो। मतलब बटलर भी इस दुविधा का हल नहीं कर पाया था कि राजा और गवर्नर जनरल में बड़ा कौन होता है। पर कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की भाई ज्यादा चलती थी। वो गवर्नर जनरल जब अपने राजा से बात करता था उसको क्या बोलते थे, वो इस बटलर कमेटी याद रखना थोड़ी सी। तो अंग्रेज वह है जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ एकता के सूत्र में बांध कर रख दिया था। हिमालय से कन्याकुमारी, बंगाल के पास से खैबर के पास तक, वहां तक पूरा भारत तेरी एक जैसे नियम से अनुबंधित हो रहा था, एक जैसे लॉज के अंदर बंध रहा था। तो अंग्रेजों के टाइम के अंदर आया था। इतना बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से एक कभी मौर्य और मुगल भी नहीं कर पाए थे जितना अंग्रेज कर गए थे। ठीक है, इससे पॉजिटिव क्या निकला? क्या अच्छी बात हुई? बांध लिया तो बांध लिया उन्होंने। अच्छी बात क्या हुई? अगली लाइन देखो। अच्छी बात ये अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात यह कि अब लोगों की अधीनता एक जैसी थी, अब लोगों की समस्याएं एक जैसी थी, अब लोगों के कानून एक जैसे थे। पहले अलग अलग राजा है,
हो सकता है एक राजा बुरा है, एक राजा अच्छा है, इसलिए कुछ दूरी में तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगले कुछ दूरी के अंदर लोग प्रभावित नहीं हो रहे। कुछ दूरी के अंदर लोगों को शासन गलत लग रहा है, कुछ दूरी में लोगों को शासन गलत नहीं लग रहा है। अब यदि अच्छा है तो पूरे भारत में अच्छा है, बुरा है तो पूरे भारत में अच्छा है, समस्या है तो पूरे भारत में एक जैसी है, कानून है तो पूरे भारत के अंदर एक जैसा है। और जब लोगों के दुख एक जैसे होते हैं ना, तो लोग आपस में अच्छे दोस्त बनते हैं। भारत वालों के साथ यही हुआ। अब उनका दुख एक ही था। दुख क्या था? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने भले अपने फायदे के लिए भारत को एक किया था, एक जैसे कानून बनाए थे, लेकिन उन एक जैसे कानून, एक जैसे नियमों ने एक जैसी समस्याएं भी उत्पन्न की थी। कॉमन प्रॉब्लम्स आ गई थी, और कॉमन प्रॉब्लम्स के अंदर लोग जुड़ेंगे, आपस में यूनाइट होंगे। ये यूनाइट होना ही नेशनलिज्म है, ये यूनाइट होना ही राष्ट्रवाद है। तो भारत में राष्ट्रवाद आने का तरीका ये रहा अपने आप में। अच्छी सी लाइन है, देखो अगले वाली, देखो आप। अगली लाइन कहती है कि राजनीतिक एकता ने मानसिक एकता को बढ़ावा दिया। जब हम पॉलिटिकली यूनाइट हुए तो वन माइंडनेस, एक दिमाग आया सबके अंदर, एक तरीके से सोचने लगे, एक तरीके से विरोध किया जाने लगा। और जब किसी शासन का इतने बड़े लोगों द्वारा एक ही तरीके से विरोध किया जाने लगे, ये अपने आप में राष्ट्रवाद है। वरना तो सिंगल सिंगल किसी की समस्या रहे, लोग अदर इसके पर्सनल प्रॉब्लम, और सबकी एक साथ हो जाए। वो जो दिलीप सर हमेशा क्लास में बताते हैं कि इतना बड़ा बेच होता है अपना, 400-500 लोग एक साथ बैठे होते हैं, कोई आगे आगे बैठता है, कोई पीछे पीछे बैठता है, और एक दूसरे को जानते भी नहीं। निकल जाता है साल, पूरा 1.5 साल निकल जाता है। पेपर होता है, पेपर के अंदर मान लो 2 बंदे क्लास के, उसी सेम क्लास के बंदे फेल हो जाते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, पास नहीं हुए। उन दोनों में अब गहरी दोस्ती होती है, क्योंकि उन दोनों का दुख एक जैसा है। अब वो चाय की थड़ी पे बैठेंगे तो एक जैसी आरपीसी को गालियां निकालेंगे, एक जैसी कोचिंग को गालियां निकालेंगे, जिसको दोषारोपण करना होगा वो एक साथ करेंगे, क्योंकि दुख एक जैसा हो जाता है उन लोगों को। अंग्रेजों के टाइम में सेम बात आ गई थी। तो ये याद रखनी भाई कि राजनीतिक एकता की वजह से क्या हुआ कि पूरा भारत एक जैसे नियम, एक जैसी अधीनता, एक जैसे कानूनों के अंदर बंद के रह गया था। और ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी, इसने प्रमोट किसको कर दिया था? मानसिक एकता को प्रमोट कर दिया था। इस वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना आई। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैंने 2 एकता बताई थी, दूसरी एकता आ गई साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग हुआ करता था। किसी बादशाह ने अपने गवर्नर अलग तरीके के बना रखे हैं, किसी बादशाह ने अलग तरीके के बना रखे हैं। किसी सुल्तान में किसी को वित्त मंत्री कहते हैं, उसी कई जगह दीवान कहते हैं, किसी जगह उसी को वजीर कहते हैं, कई जगह वो केवल टैक्स लेता है, कई जगह टैक्स लेता है उसकी सार संभाल भी करता है। अलग अलग तरीके हुआ करते थे। अब अंग्रेजों ने कहा ना ना ना, ये नहीं चले भाई साहब, एक जैसा सिस्टम है पूरे सब जगह, पूरे एक जैसा सिस्टम लेके। सबसे बड़ी तो एक हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लेके आए थे कि सब कुछ गवर्नर जनरल को पता होना चाहिए। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होगा, फिर प्रांतों में गवर्नर होंगे, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ये जो आज आप व्यवस्था देखते हो ना, ये तहसीलदार, कलेक्टर, सचिव, मुख्यमंत्री, ये सब अंग्रेजों की लाई हुई व्यवस्था। और सब वो रूल किसके फॉलो करेंगे? उस गवर्नर जनरल के रूल फॉलो करेंगे। पबेड़ पढ़ाएंगे दिग्विजय सर, तब एक वो और लिखाते हैं हमेशा, आदेश की एकता। वहां एक जगह से आदेश मिलने लगेंगे। पहले ऐसे नहीं होता। पहले कई बार बंगाल वाले, गुजरात वाले ये तो अपने मना ही कर देते, जो दिल्ली से जितना दूर होगा वो दिल्ली के कानून उतना ही कम मानेगा। पहले अपने ये रूल था अपने आप में, दूर है दिल्ली वालों को नहीं मान रहा, तेरे से जो किया जाए ना वो कर लेना आके। अब अंग्रेजों के टाइम ऐसा नहीं था, अब सब एक जैसी चीजें थी। तो पहली बात लिखिए, देखो, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार उनके टाइम के अंदर, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी है। पहले बादशाहों के टाइम में तो व्यक्ति पे डिपेंड करता था। व्यक्ति शक्तिशाली है तो गवर्नमेंट शक्तिशाली है, व्यक्ति बेलखना लीचड़ है तो गवर्नमेंट काहे की शक्तिशाली रहनी? आनिया बानिया आगे थप्पड़ मार के जाएगा उसके। तो अब व्यक्ति पर गवर्नमेंट डिपेंड नहीं कर रही है, अब वो शासन की जो रूल है, शासन का जो तरीका है, उसके ऊपर गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है, और वो हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से उनका। अब ये जो मैंने एक बात बोली कि पहले भारत का पूरा शासन व्यक्ति पे डिपेंड करता था। अकबर अच्छा तो लोगों की भावनाएं अच्छी, औरंगजेब बुरा तो लोगों की भावनाएं बुरी। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता था, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर शासन डिपेंड किया करता था। अब ऐसा नहीं, अब व्यक्ति का तो रोल ही खत्म हो गया है। यहाँ पे व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल है? अब उस कुर्सी का रूल है। अब पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती है। अब उस कुर्सी पे जो कोई आके बैठता है वो एक ही रूल फॉलो करता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। ये जो इम्पर्सनैलिटी आई थी, इसने भी बहुत बड़ा काम किया था। ये जो अव्यक्तिगता आई थी, व्यक्ति का महत्व समाप्त हो गया था, सीट का महत्व बढ़ गया था, ये बहुत बड़ी बात थी। पहले लोग व्यक्ति के अनुसार उनके आचरण चेंज हुआ करते थे, अब
अब लोगों को लगता था इस सीट पे कोई ही बैठो बुरा ही है। इस चीज ने भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ किया था कहीं ना कहीं, जो इम्पर्सनैलिटी आई थी उनके शासन के अंदर। आईएएस पूरे भारत में आईएएस एक जैसे, पहले अलग अलग जो भी गवर्नर होते वो अपने हिसाब से डिसीजन लिया करते थे, अपने हिसाब से अफसर बनाया करते थे। अब पूरे भारत में आईएएस होंगे साहब, इंडियन सिविल सर्विस के लोग सारे एक जैसे होंगे, पूरे भारत में सिक्के एक जैसे चलेंगे। पहले जिसकी जो मर्जी आती उस टाइप के सिक्के चलवा लिया करता था, तो राजा चेंज हुआ उसने सिक्के चेंज करवा दिए। अब कहा नहीं नहीं, राजा वाजा नहीं, सीट पे आदमी आता रहेगा जाता रहेगा, चीजें सेम की सेम वैसी चलेगी। इसलिए लंबे समय तक जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी रहती है, उससे भी आप कहीं ना कहीं मजबूत होते हो, आपकी समस्या एक जैसी होती है, आपकी प्रॉब्लम्स एक जैसी होती है। तो दो तो ये पॉजिटिव चीजें अंग्रेजों ने ये पॉजिटिव की थी, पर इनकी वजह से हम में क्या क्या बातें हैं, इनकी पॉजिटिव बातें क्या क्या थी वो मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अच्छा सा स्टेटमेंट है। एडवर्ड बेवन अंग्रेज का इतिहासकार है, तो अंग्रेज तो हमेशा अपने देश की तारीफ ही करेंगे। वो कहता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था, तो उसकी लाइनें देखो। वो कहता है ब्रिटिश राज एक प्रकार का लोहे का ढांचा था। अंग्रेजी में देख लेना भाई आपके स्टील फ्रेम, कि वो एक स्टील फ्रेम था, लोहे का ढांचा था, जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को, क्या आप ये मान लो कि भारत एक टूटा हुआ शरीर, एक्सीडेंट हो गया भारत का, भारत एक आदमी और उसका एक एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट जाती है, तो उसके ऊपर प्लास्टर बांधते हैं, उसके ऊपर रोड वोड लगा देते हैं। तो ब्रिटिश शासन वो रोड है जिसने एक्सीडेंट हुए भारत को, क्षतिग्रस्त भारत को ऐसे समय तक जकड़ कर बांधे रखा। कब तक उसको बांधने का काम किया, जब तक की तो एक्सीडेंट हो जाए तो कब तक प्लास्टर बंधा रहता है, जब तक ठीक ना हो जाए, जब तक हड्डियां जुड़ ना जाए, इसने सेम लिखा है। जब तक ये विस्थापित हड्डियां, विस्थापित मतलब डिस्प्लेस, अपनी जगह से जो हट गई हो, वे हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्तन, अंदरूनी मजबूती आनी चाहिए मसल्स में वापस, और आंतरिक परिवर्तन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए, और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता तथा संबंधता प्राप्त नहीं कर ली थी, तब तक अंग्रेजों साहब हम जब आए थे ना, तो भारत एक एक्सीडेंट हुआ आदमी था, हमने तो प्लास्टर का काम किया है, और उस प्लास्टर को तब तक रखा है जब तक कि रोगी चलने फिरने लायक नहीं हो गया हो। तो वो तारीफें करते हैं। तो उनके शासन की तारीफों का ये कारण कि बेवन तो यहां तक कह के गया कि साहब हमारी प्रशासनिक एकरूपता की वजह से क्या क्या चीजें हुई थी। इंग्लिश में भी देख लेना आप, सीधी सीधी जो ऊपर लाइन लिखी हुई है वो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई। ये यार ये तो घूम घूम के हो रहता है ऐसे। इसके बाद रेलवे, कि रेलवे भारत के अंदर आया था, वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैं जब पढ़ता था दिलीप सर के पास, तो सर हमेशा क्वेश्चन लिखवाया करते थे कि रेलवे ने भारत को आधुनिक बनाया, रेलवे ने भारत को मॉडर्न किया। कैसे साहब, रेलवे की वजह से कैसे हुआ कि जब रेल आई ना, तो भारत का एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लगा। उसे पता तो चला कि साहब जैसे महाराष्ट्र में वैसे बंगाल में, जैसे पंजाब में वैसे वैसे तमिलनाडु के अंदर। अब हम कहते हैं तो क्या अंग्रेज रेल इसलिए लेके आए थे कि भारत के लोगों को आधुनिक किया जा सके? ना ना, हम कहते ना, इसलिए तो नहीं लेके आए थे। तो वो रेल क्यों लेके आए थे? रेल लाने के पीछे उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो उनके ऑब्जेक्टिव तो ये थे। क्या ऑब्जेक्टिव थे? उनके ऑब्जेक्टिव थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है कन्विंस हो जाए उनको, आईएएस अफसर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है आराम से चला जाए, कोई मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है आराम से भेज दी जाए, वरना पहले टाइम लगता था, जगह जा नहीं पाते थे। और ये तो आप कभी नोटिस ही करना, अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी जगह रेल भेज दी थी जहां पर आप सोच ही नहीं सकते। हिमाचल में आप में से कोई गया और वहां जब उन पहाड़ियों के बीच में काट के वो कालका शिमला रेलवे जब देखते हैं, तब लगता है यार कितनी मेहनत की होगी उन लोगों। इससे पहले तक अपने किसी राजा के ऐसे दिमाग में नहीं है कि इन क्षेत्रों में कैसे पहुंचा जा सकता है। पर हम तो कहते हैं महमूद बिन तुगलक ने हिमाचल के अंदर जाने का प्रयास किया था, पहुंच नहीं पाए थे। सेना भेजी थी, पूरी पूरी सेना इधर उधर पहाड़ों में भटक के वापस आ गई थी, केवल कोई 3 बंदे वापस आए थे। उनको आते तुगलक ने कहा मारो रे, क्या सोच के आएंगे, सरदार खुश होगा। पर अंग्रेज उन जगहों पे भी चले गए थे, क्यों? क्योंकि राज करना था, राज करना है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। तो अपने साधन लाओ, तो साधन किस लिए लाए? तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चलाया जा सके, सेना भेजी जा सके। रेल नहीं हो, पंजाब के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाए तो जल्दी से जल्दी फौज कैसे जाए? पैदल भाग भाग कर कितनी जाएगी साहब आपकी, कोई ऊंट गाड़ों पे बैठ के कितनी जाएगी? अब रेलवे आ गई तो भले बंगाल में और भले तमिलनाडु के अंदर, दूसरे दिन तो वहां पर पहुंच जाएगी आपकी, जहां कहीं नजदीक है वहां से सेना, और आपके विद्रोह को दबा देगी। तो 57 की क्रांति को तो दबाने का एक बड़ा कारण रेलवे है कि 53 में भारत में रेल आई और 57 में क्रांति होगी। रेलवे ने बड़ा जोरदार काम किया उसके लिए। आर्थिक व्यापन, जगह जगह अपनी चीजें पहुंचानी भी रेलवे की वजह से संभव हो पाई। दो चीजें सीधी सी, रॉ मटेरियल को
गांव से लेके पोर्ट तक पहुंचाना या शहर से लेके पोर्ट तक पहुंचाना, और जो तैयार मटेरियल है जो इंग्लैंड से है, दो चीजें होती थी। भारत से रॉ मटेरियल भेजा जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन का तैयार माल यहां पर लेके आया जाता था। कि माल को तैयार कहां पे करना है, कि ब्रिटेन के अंदर करना है, तो वहां का तैयार माल यहां पे लेके आओ। तो तैयार माल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो वो यहां से लेके जाओ। रेलवे इसलिए भी लेके आए थे, कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना तथा तैयार माल को मार्केट तक लेके आना। इस वजह से भी किया व्यापारिक शोषण। चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी संभव हो पाई। भारत में भी चीज बेचनी है आपको, ये तो दूर की बात ब्रिटेन भेजने वाली, भारत में भी बेचनी है तो कैसे जाएगी? इसी के माध्यम से जा सकती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाया जा सकता है? इसी की वजह से पहुंचाया जा सकता है। तो हम कहते साहब रेलवे वो लेके तो इन वजह से आए थे, उनके कारण तो ये थे रेलवे लाइनें। लेकिन हमारे पे रेलवे का अच्छा प्रभाव ये पड़ा कि कोई भी एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली मूव कर सकता था। अब एक व्यक्ति जब दूसरी जगह पे जाता था और वहां देखता कि यहाँ पर भी लोग समान तरीके से पीड़ित हैं, यहाँ पर भी लोग उसी प्रकार से दुखी हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं फीलिंग जुड़ती। अब बंगाली पंजाबी से और मद्रासी बिहारी के साथ जुड़ने लग गया था। फिर दूसरा, मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, रेलवे ने भारत में छुआछूत वगैरह मिटाने के अंदर बड़ा रोल निभाया था। कि आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर जब बैठ रहे हो ना, तो वहां पर इस प्रकार की भावनाएं गौण हो जाया करती थी। ट्रेन का डिब्बा अपने आप में एक परिवार बन जाता है। और आप कभी बैठ के देख लो, थोड़ी देर बाद में लोग, और जिसमें लुगाइयां बैठी होती है डिब्बे में, उसमें तो और जोरदार। थोड़ी देर बाद में लगता है यार कोई आपस में हाथाइयां हो रही है, थे लुगड़ो कितने यार, थारे चूड़ी कितने की यार, उस टाइप की बातें आ जाती है एकदम। ये क्यों है? क्योंकि रेलवे नजदीक लाया था भारतीयों को। ये तब से परंपरा अपने आप में। किसी एक इतिहासकार का बहुत होता है स्टेटमेंट है, देखो अर्नोल्ड बहुत अच्छी सी बात कहता है कि रेलवे ने भारत में वो काम किया था जो बड़े बड़े राजवंश नहीं कर पाए थे। ना तो अकबर की दयालुता और ना टिपू सुल्तान की उग्रता भारत को एक नहीं बना सकी थी, भारत को यूनाइट नहीं कर सकी थी, पर रेलवे ने किया। तो इस बार अपना अंग्रेजी वाला पढ़ लेते हैं। एडविन अर्नोल्ड रोट, रेलवेज में डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन। रेलवे ने भारत के लिए वह किया है जो राजवंश नहीं कर पाए थे। और द जीनियस ऑफ अकबर, द मैग्निफिसेंट कुड नॉट इफेक्ट बाय द गवर्नमेंट। अकबर की दयालुता भी अपने सरकार के माध्यम से वो कार्य नहीं कर पाई। नॉर द क्रूलिटी ऑफ टीपू साहेब बाय वायलेंस, ना टिपू अपनी आक्रामकता या अपनी हिंसा या अपनी उग्रता के द्वारा जो कर पाया था। दे हैव मेड इंडिया नेशन। रेलवे ने भारत को एक बनाया, भारत को एक देश बनाने का काम किया, ऐसा अंग्रेज कह के गए भाई, अंग्रेजों ने कहा। और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद रेलवे के बाद दो विकास, आपने दो तो ये पढ़ा था, एक था दो विकास, रेलवे का विकास, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विकास। अंग्रेज जब अंग्रेजों के आने से पहले क्या था? अंग्रेजों के आने से पहले यह था कि भाई एक तो मदरसे होते थे, एक गुरुकुल होते थे, जाके कोई संस्कृत पढ़ लो और जाके कोई फारसी पढ़ लो। क्योंकि बीच में मध्यकाल के अंदर मुसलमानों का राज रहा, मुसलमानों के राज में नौकरी उसी को मिलती जिसको फारसी आती, इसलिए ज्यादातर लोग फारसी समझते। इसलिए आज भी अपने भारत में तो डायलॉग है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब पढ़ा लिखा आदमी तो उसको क्या आती होगी? फारसी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आरसी मतलब कांच, शीशा। हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि किसी के हाथ में कंगन है तो उसको कांच देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। यदि आपने कोई बिंदी लगाई है, कानों में झुमके पहने हैं, तो शीशे के अंदर देखने पड़ेंगे कि कैसे फूट रही, लग रही हूँ नहीं लग रही। पर हाथ में यदि कंगन पहन रखा है तो ये थोड़ी होता है कंगन पहना हुआ है कांच के आगे जाके देखते हैं अच्छा कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कंगन तो ऐसे ही दिख रहा है, यूं ही देख ले अपने आप के अंदर। सचिंदर सरताज का एक बहुत अच्छा सा गीत है आरसी, सुन लेना आज। और हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या? उसी प्रकार पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसको एक लैंग्वेज तो आएगी, वो कौन सी होगी? फारसी। क्योंकि तब पढ़ाई लिखाई की लैंग्वेज ही कौन सी हुआ करती थी? फारसी लैंग्वेज ही हुआ करती थी। ठीक बात है। तो एजुकेशनल, अब पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। हम तो हालांकि कहते हैं कि अंग्रेजों ने पढ़ाना क्यों शुरू किया? कि अंग्रेजों को भारत में बाबू चाहिए थे, लिपिक। अंग्रेज आईएएस तो वहां से लेके आ गए अब छोटे मोटे काम करने के लिए। एलडीसी और यूडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ये काम कौन करे? या तो इंग्लैंड से बंदा लेके आओ, वो ज्यादा तनख्वाह मांगते। इसलिए कहा इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दोगे तो ये थोड़ा सीख जाएंगे, अपने रूल वगैरह सिखा दो ताकि ये बाबू वाले काम तो कर ले। तो बाबू बनाने के लिए लेके आए थे। तो वो तो मैं हमेशा, और मैंने कब बताया कि भारत में सबसे पहले लोग पढ़ने लगे थे बंगाली, और पढ़ने लिखे उनको अंग्रेजों ने क्यों पढ़ाना शुरू किया? लिपिक को अपने सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? बाबू। इसलिए बंगालियों को आज भी सबको बाबू कहा जाता है। हम नाम ही पड़ गया बंगाली बाबू। और अब जब ऑफिस वगैरह शुरू हुए तो अंग्रेजों ने कहना शुरू किया ऑफिस में भाई साहब वही आएगा जो बाकायदा फॉर्मल कपड़े पहने हुए, एकदम इंसर्ट किया हुआ,
एकदम बाहें बाहें नीची, कॉलर के ऊपर तक के बटन बंद होंगे, बाबू की यूनिफॉर्म में ऐसे आना पड़ेगा। इसलिए आज भी अपने तो कोई यूं एकदम तैयार हो गया रहता है तो अपने कोई कही देते हैं, अरे ये एकदम यूं बाबू की तरह एकदम अप टू डेट रहता है पूरी तरीके से। ये अंग्रेजों की वजह से, उस वजह से ये सब बातें आ पाई थी अपने आप में, कि यहाँ पर उन्होंने शुरुआत के अंदर क्लर्क ही लगाने शुरू किए थे, क्लर्क ही चाहिए थे उनको। पर हम कहते हैं भले उनको क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था हमें नहीं पता, पर उसकी वजह से हमें कई भावनाएं आ गई। क्या भावनाएं आ गई तो हम देखते हैं। नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा, उस समय वेस्ट में कहीं ना कहीं एक लिबरल आइडियोलॉजी आ रही थी, और ये सब चीजें आपकी कि सती प्रथा गलत है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने चाहिए, स्लेवरी सिस्टम गलत है, दास नहीं रखे जाने चाहिए, प्रत्येक मनुष्य समान है। पश्चिम यूरोप ऐसी बातें कर रहा था उस टाइम, अपने ऐसी बातें नहीं हो रही थी। तो जब अंग्रेजों ने पढ़ाना शुरू किया तो सिलेबस तो अपने वाला लगाया, और जब उन्होंने खुद का सिलेबस लगाया तो ये बातें पढ़ाई तो अपने यहाँ के लोगों को पता तो चला कि साहब दास नहीं रखे जा सकते, पेमेंट देना होता है, वोट नाम की भी कोई चीज होती है, डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अब अपने वालों ने पूछना शुरू किया। क्या आप वैसे सोच के देखो, कोई टीचर हो और क्लास के अंदर पढ़ाए कि साहब फ्रांस में क्रांतिवीर, फ्रांस की क्रांति के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द यूज के अंदर लिए गए थे। अब अपना कोई स्टूडेंट खड़ा होता है और पूछता है सर ये स्वतंत्रता क्या होता है, सर ये कैसे मिलती है। कोई और पढ़ाता है कि साहब अमेरिका में जब फ्रीडम मूवमेंट चला था तो वहां पे मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जारी किया गया था। अपना कोई स्टूडेंट खड़ा, सर ये थोड़ा सा एलिबोरेट कर दो, थोड़ा समझा दो तो भला रहे। वो टीचर क्या बताए, और वो टीचर जो भी बताएगा वो बच्चे के मन में राष्ट्रवाद भरेगा, उसको लगेगा फिर हमारे अधिकार का है। इसका मतलब आप हमें मानो तो मानते नहीं, आपने हमें तो एकदम लीचड़ों की तरह बर्ताव करवाना शुरू कर दिया हमारे साथ के अंदर। तो एक तो वो कि जो भी नया वर्ग पढ़ा उसके लिए नई भावनाएं आई थी। भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, हमारा खुद का शासन क्या होता है, ये सब बातें उनको अंग्रेजी शिक्षा की वजह से पता चली। मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ। मिडिल क्लास क्या होता है, किसी भी समाज में नौकरी पेशा जो वर्ग होता है वो मिडिल क्लास होता है, और जिस समाज के अंदर मिडिल क्लास होता है वो समाज उतनी ही प्रगति करता है, उतनी ही तरक्की करता है, और जिस समाज में मिडिल क्लास नहीं होता है वो समाज कभी भी उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। मैं सिंपल सा लॉजिक हमेशा क्लास के अंदर सर बताते थे, मैं बताता हूं। सिंपल सा लॉजिक है कि हिंदुओं में शुरुआत में बंगाल के लोग पढ़ने शुरू हुए, बंगालियों में भी हिंदू बहुत जल्दी पढ़ने शुरू हो गए थे। हिंदुओं के अंदर पढ़ाई लिखाई थोड़ी जल्दी आ गई तो जल्दी नौकरी लग गए, जल्दी नौकरी लग गए तो उनमें मिडिल क्लास जल्दी आ गया, इसलिए उनके बैड कस्टम्स बहुत जल्दी खत्म हो गए। सती प्रथा उन लोगों का खत्म करो, विडो रीमैरिज उनका हाँ शुरू किया जाए, चाइल्ड मैरिज खत्म करो, भले पूरी तरीके से नहीं हो लेकिन लोगों का माइंड सेट तो कम से कम ये गलत है, कर भले ही रहे हो लेकिन मन में आता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप में चीज तो गलत हो रही है कहीं ना कहीं। और लड़कियों को पढ़ाना यहाँ शुरू किया जाना चाहिए, छुआछूत गलत है, एक माइंड सेट तय किया उसने, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसी चीजें तय करता है। तो कारण है सबसे अमीर जो आदमी है, मेरे क्लास में कई बार पहले भी उदाहरण दिया होगा कि पर्दा प्रथा एक ले लो आप, तो घूंघट वाला ले लो आप, तो कि सबसे अमीर जो लोग हैं वो कभी घूंघट नहीं रखेंगे। मुकेश अंबानी की लुगाई को आपने कितनी बार देखा कि उसकी घूंघट किया हुआ है, या कब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी है और नीता अंबानी से मिलने के लिए जब जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं थोड़ा घूंघट वूंघट तो कर लो, ऐसा नहीं होता है। एकदम लोअर क्लास देख लो, शहरों में स्लम के अंदर रहने वाले लोग, महिलाएं जब फैक्ट्री के अंदर काम करने जाएगी, महिलाएं जब खेतों में काम करने जाएगी तो कौन से घूंघट रखे बेचारी, घूंघट उसको उगाड़ने ही पड़ेंगे, खेतों में काम करना ही पड़ेगा उसको। तो लोअर क्लास के लिए बाउंडेशन लागू नहीं होती, अपर क्लास के लिए बाउंडेशन लागू नहीं होती, मिडिल क्लास महिलाएं घूंघट करती है, सब कुछ कस्टम्स को उसी प्रकार से निभाया जाता है। तो मिडिल क्लास के अंदर ये सब चीजें होती है, तो मिडिल क्लास इन चीजों को दूर करने के लिए आगे भी आता है, वरना अपर क्लास को क्या लेना देना ये करनी है कि नहीं करनी है। लोअर क्लास को बेचारे को शाम का खाना खा लिया, सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इसलिए वो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं है। इसलिए समाज में जब मिडिल क्लास होता है तो समाज की कुरीतियां भी दूर होती है। बनिस्बत वही देखिए आप, मुस्लिम समाज के अंदर मिडिल क्लास का विकास ही नहीं हो पाया, नौकरी पेशा लोग कम मिलेंगे, या तो अपर क्लास वाले हैं, ठेठ बहुत 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 ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, या एकदम सामान्य अपना रोजगार चलाने वाले लोग हैं। डॉक्टर, मिडिल क्लास का मतलब डॉक्टर,
इंजीनियर, वकील, बैंक में काम करने वाले, छोटे उद्योगपति, ये सब होते हैं, ये कम है। इसलिए सोशल रिफॉर्म उतनी तेज गति से नहीं हो पाए, इसलिए कुरीतियां अब तक भी बाकी पड़ी है। कोई ये मध्यम वर्ग तो हमेशा याद रखना। और दुनिया में आज दिन तक जितने मूवमेंट हुए हैं उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास आया, शिक्षा आई तो नौकरी लगे तो मिडिल क्लास आई अपने आप में। एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, पहले मान लो बंगाल के अंदर अरविंद घोष बैठा और उसके मन में आएगी मैं अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकूंगा, पर गुजरात में जाके कौन सी भाषा में समझाए वो किसी को? पंजाब में लाला लाजपत राय के जी में है कि अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना है, लेकिन तमिलनाडु में जाके कौन सी भाषा में बताए? उसको तमिल नहीं है, तमिल को पंजाबी नहीं है, पर एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज है हमारे। और आज भी हम भले कितनी माने और भले नहीं माने, अपने को आए भले नहीं आए, अंग्रेजी आज भी हमारे देश की कॉन्टेक्ट भाषा तो है। मेघालय और मणिपुर वालों को अभी भी हिंदी उतनी नहीं समझ आती, साउथ वाले जानबूझ के भी हिंदी सुनना नहीं पसंद करते हैं। ये अपने नॉर्थ वालों में हिंदी का ज्यादा प्रचार है। तो कॉन्टेक्ट लैंग्वेज तो आज भी वहां जाते हैं, तो अपने को भी कहीं ना कहीं किसका यूज लेना होता है? इंग्लिश लेना ही पड़ता है। और जब देश की कॉन्टेक्ट लैंग्वेज एक हुई तो लोगों की समस्याएं एक जैसी हुई, ये देख लो। फिर आगे चलते हैं अपने एक स्टेटमेंट, मेकाले का स्टेटमेंट है। मेकाले का नाम सुना होगा, जिसको आप याद करते हो कि भारत में शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा पद्धति कौन लेके आया था? मेकाले। तो आप जितनी भी कोई बुराइयां होती है तो हम कहते हैं साहब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे समाज में बुराई है, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कौन लेके आया था? मेकाले। तो सारी गलतियों का जिम्मेदार कौन? मेकाले। अड़ो दड़ोन बाबूजी पर पढ़ो, मेकाले का स्टेटमेंट है। कहते हैं मेकाले जब भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लागू कर रहा था तो मेकाले कहता है, पढ़ना दे कितनी अच्छी लाइन कहता है, कहता भारत में अंग्रेजी राज सदैव नहीं बना रह सकता। मेकाले 1835 में जब ये लागू कर रहा था, वो कहता है कि मैं लिख के देता हूं संसद के सदस्यों कि अंग्रेज भारत में हमेशा नहीं रहने वाले हैं, इसका एक ना एक दिन अंत होना परम आवश्यक है। एक ना एक दिन ये खत्म होगा, या तो उन भारतीय लोगों के हाथों जो राजनीतिक परिवर्तन के आदर्श को मानते हैं। खत्म कौन करेंगे? वे लोग जो चाहते हैं कि पॉलिटिकली चेंज आने जरूरी है, या तो उन लोगों के हाथों, अथवा उन लोगों के हाथों जो अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे और राजनीतिक परिवर्तन के अंग्रेजी आदर्श को मानने लगेंगे। दो चीजें, या तो वे लोग जो येन के प्रकार किसी भी तरीके से सिस्टम चेंज करना चाहेंगे, जैसे 57 की क्रांति में हम लोगों को लगा अंग्रेजों को बाहर भगाना है, तो अंग्रेजों को भगा के हम किसको लाएंगे? तो बहादुर शाह जफर को ले आएंगे। राजा भले कितने बुरे थे पर हम राजाओं को ले आएंगे, पर तुम्हें भगाएंगे। एक तो वो लोग चेंज कर सकते हैं, या दूसरा कौन चेंज कर सकता है? तो दूसरा चेंज कौन करेगा? दूसरा वे लोग जिनको हम सिखाएंगे। धीरे धीरे वो हमारी जगह ले लेंगे, वो सीख जाएंगे। जब हम उनको कहेंगे कि स्वतंत्रता नाम की चीज होती है, स्वतंत्रता की मांग करेंगे और हमें देनी पड़ेगी। जब हम कहेंगे कि नागरिकों के अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो मांग करेंगे और हमें ये फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे उनको। तो उन लोगों के हाथों होगा। अब वो वापस कहता है, यदि ये ऊपरी कथित लोगों के हाथों होगा, मतलब जो जस्ट पहले मैंने कहे ऊपरी कथित लोग, मतलब जो हमारे सीखे हुए लोग होंगे, यदि उनके पास में सत्ता जाएगी तो इसमें बहुत समय लगेगा। हम धीरे धीरे समझदार बनाएंगे उनको समय लगेगा। भारत तथा अंग्रेजों के संबंधों को लगेगा, और भारत तथा अंग्रेजों के संबंधों को तोड़ना न तो इतना हिंसात्मक होगा, और यदि उन्होंने चेंज किया तो वायलेंस नहीं होगी, नहीं अंग्रेजों के लिए इतना हानिकारक, न अंग्रेजों के लिए कोई घाटा होगा। हिंसा नहीं होगी तो मरेंगे डरेंगे कम लोग, क्योंकि सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध बने रहेंगे। कि टूट भी जाएगा ना, उसके बाद भी हमारे कल्चरल और हमारे जो कमर्शियल रिलेशन है वो उसके बाद भी जर रहेंगे। आप देख लो, मैकाले की बात आज भी सच्ची है। अंग्रेजों का राज भारत में रिप्लेस किसने किया? उन लोगों ने जो अंग्रेजों द्वारा पढ़ाए लिखाए गए थे, वो मिडिल क्लास। और नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सारे अंग्रेजी दाई लोग हैं कहीं ना कहीं, जिनके द्वारा ये रिप्लेस किया गया था। और अंग्रेज यहां से चले गए तो क्या अंग्रेजों से हमने पूरा संबंध विच्छेद कर लिया? क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमने इंग्लैंड को कह दिया तलाक तलाक तलाक? हमारा इंग्लैंड के साथ कोई लेना देना नहीं। हम आज भी कल्चरल और कमर्शियल रूप से इंग्लैंड के बेहद करीब है, उनके साथ में हमारे संबंध वैसे के वैसे जारी है। तो मैकाले तब ये बात कह के गया था कि साहब ये हो जाएगा भारत के अंदर, देखो। तो उसने कहा अंग्रेजी लागू करो, लागू करोगे तो ये सारी चीजें होगी।